हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली केजरीवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टैक्स। और ये वीडियो है हमारी स्पेशल इनकम टैक्स सीरीज़ की। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग जनरली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए कर देते हैं। हमें से जो लोग कंसल्टेंट के थ्रू फाइल कराते हैं रिटर्न, ध्यान रखिए उनके थ्रू फाइल कराने में भी ये गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा तो वो आपसे ही लेते हैं और हमें लगता है कि कंसल्टेंट है तो वो तो सब कर ही लेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई सैलरीड क्लास है तो बस उनका हम लोग और सैलरी का सिर्फ फॉर्म 16 देख के या 16 फॉर्म देख के जनरल केसेस में बस उसी से हम लोग सोचते हैं कि रिटर्न फाइल हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमने 26 AS देख लिया, बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारी जो रिटर्न फाइलिंग है वो इम्पेक्टेड होती है। तो ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप चाहे खुद फाइल करो चाहे आप किसी और से कराओ, लेकिन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो है गलत फॉर्म चूज़ करना। अब आप बोलेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता कि कंसल्टेंट भी गलत फॉर्म चूज़ कर ले, चलो मैंने गलत कर लिया और जो लोग सैलरीड हैं वो तो ठीक है, उनको तो पता ही है कि उनको ITR 1 फाइल करनी है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं, जिनमें से ट्रेडिंग करना और गेम्स खेलना। गेम्स के अंदर हम में से बहुत सारे लोग बेटिंग वाले गेम्स भी खेलते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप ट्रेडिंग और बेटिंग वाले गेम्स खेल रहे हैं तो हो सकता है कि आपका रिटर्न का फॉर्म चेंज हो जाए, क्योंकि आपने अगर उससे कुछ इनकम ड्राइव की है तो आप फिर नॉर्मल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 1 के अंदर नहीं फाइल कर सकते। आपको फिर बिजनेस इनकम दिखानी पड़ेगी। और अगर आपको लॉस हो गया है तो आपको अगर बिजनेस लॉस भी दिखाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए भी आप अपनी नॉर्मल जो ITR 1 है उसको फाइल नहीं करेंगे, आपका फॉर्म वहाँ पे आके चेंज हो जाएगा। तो आप अगर कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें पैसे भी इन्वॉल्व है, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपने बहुत सारे स्टॉक्स बाय करके रखे हैं जिससे आपकी मान लीजिए कुछ इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम आ रही है, आपकी कुछ ट्रेडिंग गेन्स आ रही है, कैपिटल गेन आपका हो रहा है। तो कैपिटल गेन हो रहा है, अगर सिर्फ कैपिटल गेन, अगर बिजनेस आपका नहीं भी हुआ है तो भी आपका जो ITR का फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। तो डिपेंडिंग कि आप कैपिटल गेन इनकम हुई है, आपकी बिजनेस इनकम हुई है, मतलब जब आप ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है आपका, या आप जब ट्रेडिंग बिजनेस में है मतलब आप डेली रूटीन बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी वो बिजनेस इनकम होगी। अगर आप बोलते हो कि हाँ मैंने तो इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स रखे हुए हैं तो आपका कैपिटल गेन होगा, लेकिन दोनों ही केसेस में आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड सबसे कॉमन एरर है वो है कि हम लोग अपने पूरी स्टेटमेंट को स्कैन नहीं करते। तो हमारी स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी ऐसी फिगर्स होती हैं जो छूट जाती हैं। जैसे आपने कोई स्टॉक्स मेंटेन कर रखे हैं तो हो सकता है आपको उसका डिविडेंड आया हो, तो वो हमारे इस चक्कर में रिपोर्ट करने से रह जाता है। या फिर अगर हम लोगों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, बहुत सारे अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारे डिबेंचर्स होते हैं, हम लोगों की FDs होती है, कुछ कॉर्पोरेट FDs भी होती है, जैसे श्रीराम फाइनेंशियल है उनकी कॉर्पोरेट FD में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, DHFL की FD में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सारी की सारी इनकम आप अगर देखोगे तो अगर एक अमाउंट के ऊपर है तभी TDS कटेगा, अदरवाइज TDS भी नहीं कटेगा। तो हो सकता है कि वो आपके 26 AS में भी रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। तो इसलिए आपकी बैंक स्टेटमेंट को टोटली रिकनसाइल करना, फुली रिकनसाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा कि आप अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं फाइल करेंगे तो आपको फिर डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। यहाँ पे जब मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि आपने रिटर्न फॉर्म गलत सेलेक्ट कर लिया, तो ध्यान रखिए अगर आपने गलत रिटर्न फॉर्म के अंदर रिटर्न फाइल की है तो वो डिफेक्टिव मानी जाएगी और फिर आपको उसको दोबारा से फाइल करना पड़ेगा, तभी वो आपकी रिटर्न फाइल मानी जाएगी। अपने बैंक स्टेटमेंट को आपको पूरा रिकनसाइल करना है। जैसे सेविंग्स का इंटरेस्ट है वो जनरली हम लोगों से छूट जाता है, जबकि उसको रिपोर्ट करने के बाद उसकी मेरे को रिबेट भी मिल जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको मैं एक बार चेक करूँ। FD का इंटरेस्ट मेरा छूट सकता है, ट्रेडिंग गेन्स मेरे छूट सकते हैं, अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी कोई इनकम है वो मेरी छूट सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट को डिटेल में चेक करें। ध्यान रखिए अगर सैलरी आपकी है और सैलरी के अलावा कोई और अमाउंट आपको मिली, मान लीजिए आपको 50,000 डिपॉजिट किए, किसी ने 40,000 डिपॉजिट किए, तो वो आपकी प्रोफेशनल इनकम भी हो सकती है। तो हम लोग कई बार छोटी मोटी किसी और एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, बट हम लोग रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे भूल जाते हैं। स्पेशली इस साल क्योंकि कोरोना की वजह से ना बहुत सारे लोगों की जॉब गई, या बहुत सारे लोगों की इनसिक्योरिटी हुई लॉकडाउन पीरियड में, तो उन्हें लगा कि नहीं मुझे जॉब के साथ कुछ और भी करना चाहिए। तो अगर आप जॉब के साथ कुछ और भी कर रहे हैं तो अपना बैंक स्टेटमेंट ज़रूर चेक करें। इसके बाद जो एक सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है वो कॉमन मिस्टेक है सारे बैंक अकाउंट्स को रिपोर्ट नहीं करने की। ध्यान रखिए अब आपको जितने बैंक अकाउंट हैं उनको रिपोर्ट करना होता है गवर्नमेंट को, तो अगर उनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं भी है तो भी आपको उन्हें रिपोर्ट करना है। तो जनरली क्या होता है कि किसी किसी बैंक अकाउंट में मान लीजिए क्या हुआ कि मैंने पहले कुछ म्यूचुअल फंड्स बाई किए, या मान लीजिए मैंने कुछ डेट फंड्स बाई कर लिए, तो
आप में से जितने लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग जानते होंगे कि हम लोग डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, कई बार हम लोग लिक्विड फंड्स में करते हैं, सुपर लिक्विड फंड्स के अंदर करते हैं। तो डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स के अंदर जो आपको इनकम होती है वो डिविडेंड नहीं होती, और वो एग्जाम तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, मतलब ग्रोथ प्लान में कई बार होती है, अदरवाइज आपको उस पर टैक्स भी पे करना हो सकता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने उसको 3 साल पहले 4 साल पहले परचेज़ किया और उस समय मैं दूसरा बैंक अकाउंट यूज़ कर रही थी, तो हम लोग उसमें वही बैंक अकाउंट मैप करवा देते हैं और उसकी इनकम किसी और ही बैंक अकाउंट के अंदर आती रहती है। तो आगे से आपको इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है वो समस्या में डाल सकती है, क्योंकि पहले सारे बैंक्स का जो डेटा था वो फैश नहीं कर पाता था डिपार्टमेंट। तो आपने देखा होगा कि पहले लोग ना डिडक्शंस भी, मतलब नहीं इन्वेस्ट किया होता तो भी डिडक्शन लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी आप वहाँ पे डालें, और साथ में सारे बैंक अकाउंट के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको भी एक बार अपने कंसल्टेंट से, आप खुद फाइल कर रहे हैं तो खुद भी ज़रूर चेक करें कि हाँ मैंने सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर फाइल कर दी हैं कि नहीं फाइल कर दी हैं। देन जो इसके अलावा नेक्स्ट जो एक सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है टीडीएस के अंदर डिस्क्रिपेंसी। वैसे तो मैं मानती हूँ कि जब भी कोई पर्सन रिटर्न फाइल कर रहा है स्पेशली इनकम टैक्स की, तो टीडीएस तो उनको पूरा मैच करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार होती है कि वो डिटेल्स हमारी मिस हो जाती है। स्पेशली अगर आप फॉर्म 16 या 16A को यूज़ करके रिटर्न फाइल कर रहे हो तो कई बार हो सकता है कि आपने टीडीएस चेक नहीं किया हो, या फिर एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपको कोई इनकम थी, आपका जो इनकम आई उन्होंने टीडीएस की रिटर्न भरी, लेकिन उन्होंने आपका पैन गलत डाल दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जो गया होगा इनकम वो कहीं और मैप हो गई होगी। तो अगर आप टोटली अपना स्टेटमेंट चेक नहीं करेंगे तो आपकी जो इस तरह की इनकम है उस पर आपका जो टीडीएस है बेसिकली वो डिडक्ट भी हुआ और उसका आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन के केस में कई बार ये भी होता है कि उनकी बाकी इनकम तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन हम लोग कई बार बैंक के अंदर फॉर्म जमा करवाना हम लोग को ध्यान नहीं रहता टीडीएस नहीं कटने का। तो मान लीजिए उनकी आ तो रहा है सिर्फ 1 लाख का इंटरेस्ट ही, लेकिन उनका उस पर भी टीडीएस कट रहा है। तो कई बार क्या होता है कि इस चक्कर में वो स्किप हो जाता है, राइट। तो अब मान लीजिए फिर तो मुझे रिटर्न फाइल करके फ़ायदा है, मान लीजिए आपकी रिटर्न फाइल करने जितनी इनकम भी नहीं है, लेकिन अब मेरे को क्योंकि टीडीएस का रिफंड चाहिए तो इसलिए तो मेरे को रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी ना। तो ऐसे केसेस को आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पे जो टीडीएस है, मतलब आपके जो जितने भी एसएससी हैं उनका आप एक बार टीडीएस जो है वो खोल के ज़रूर मैच करें कि वहाँ पे कितनी अमाउंट उनकी सबमिट हो रखी है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी कॉमन मिस्टेक्स थी। वैसे जनरली ये भी मैंने देखा है कि हम लोग जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब एडवांस टैक्स होता है उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब मिस कर जाते हैं उसको। उनको लगता है कि मतलब मेरा उतना बनेगा ही नहीं है, मेरा उतना टीडीएस भी कटेगा तो शायद मेरा अमाउंट नहीं आएगा। तो एडवांस टैक्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज इस पर और कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट अननेसेसरी इंटरेस्ट की अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो हम लोग जनरली रिटर्न फाइल करते हुए कर देते हैं। तो सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि हमारी कुछ ना कुछ इधर उधर की इनकम होती है, जैसे मान लीजिए आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं एक की जगह, तो या फिर आपको कुछ कैपिटल गेन है, तो हम उस तरह की जो इनकम होती है उसको जनरली मिस कर देते हैं अपनी रिटर्न के अंदर। तो उसको आपको ध्यान से फाइल करना है। ऐसे अभी फेसलेस असेसमेंट होने जा रहा है तो आपकी कोई नोटिस भी आता है तो आप उसको ईजिली रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्म आपका गलत हो गया तो फिर आपका ये माना जाएगा कि आपकी रिटर्न ही डिफेक्टिव है, तो वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही केयर के साथ करना है। तो इसी के साथ वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी को ज्वाइन कर सकते हैं।